गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 10th जीव विज्ञान के अध्यापक। प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ विपरीत होने के नाते हम लोग वीडियो से पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। वीडियो बनाते समय जो भी त्रुटि होगी उसे माफ़ करेंगे और आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप छात्र हैं, आपका भी भविष्य है, आप मेहनत करेंगे और आप एक दिन सफलता ज़रूर अर्जित होगी, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चों, मैं क्लास में सेक्शन के अलग अलग सेक्शन में थोड़ा अलग टॉपिक चलने के नाते मैं इस चैप्टर को मैं थोड़ा एक स्टार्टिंग से मैं समझा कर आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग भी समझेंगे और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे आनुवंशिकी एवं जैव विकास चल रहा था, आनुवंशिकता के सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप लोग समझेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सभी सजीव प्रजनन द्वारा अपने जैसे समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य की संतान से मनुष्य उत्पन्न होते हैं और शेर से शेर की संतान उत्पन्न होते हैं। आम की गुठली से आम उगते हैं और इसी प्रकार मक्खी के अंडे से मक्खी बनती हैं। प्यारे बच्चों, अनेक समानताएं होते हुए भी इन संतानों में अपने माता पिता के लक्षणों से कुछ विभिन्नताएं भी उपस्थित होती हैं। अर्थात प्रत्येक उच्च श्रेणी के जीवों में दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण जो कि उनके माता पिता के समान है। जैसे माता पिता के 2 हाथ हैं तो आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं उनके तो आपके भी 2 पैर हैं, उनके भी 2 कान हैं, आपके भी 2 कान हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं जो आपके माता पिता से मिलते हैं। लेकिन द्वितीय वे लक्षण जो आपके माता पिता से भिन्न हैं। जैसे हो सकता है कि आपके माता पिता सांवले हैं और आप गोरे हों। हो सकता है कि आपके माता पिता के बाल की बनावट कुछ और है, आपकी बनावट कुछ और हो जाए। तो कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं प्यारे बच्चों। समानताएं होने के साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। इनमें से प्रथम माता पिता से संतानों में आए लक्षण है, वह दूसरा वे लक्षण जो जीवों ने अपने विभिन्न चरणों से स्वयं अर्जित किए हैं। जैसे पहलवान आप हो गए हैं, खा पी कर एक्सरसाइज कर कर अभ्यास करके अपने शरीर को पहलवान जैसे बना लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये शरीर की बनावट आपके माता पिता से थोड़ा सा भिन्न हो गया है, क्योंकि आप उस तरीके के वातावरण में रहकर अभ्यास करके अपने शरीर को पहलवान जैसे बना दिए हैं। या हो सकता है कि आप कुछ ऐसे वातावरण में चले गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी और आप बिल्कुल गोरे हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये विभिन्नताएं हैं। तो समानताएं भी होती हैं और विभिन्नताएं भी होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये काफ़ी में इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टफुल चैप्टर है, आप समझेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी का मतलब माता पिता से दूसरी पीढ़ी संतानों में वंशागत होते हैं जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण या विशेषक कहलाते हैं, तथा आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस लाइन को नोट कर लेंगे, मैं नोट करा भी दिया हूँ। अगला, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वेटसन वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। प्यारे बच्चों, समय कम दूंगा क्योंकि आप तेज़ी से रिकॉल करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था है, हाई स्कूल बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के एक सिरसिया गांव में 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और ये माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद ब्रून शहर के चर्च पादरी में नियुक्त हो गए और वहाँ पर इन्होंने मटर पाइसम सेटाइवम के पौधे पर अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। मेंडल ने मैटर का बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम है और उन पर अपना प्रयोग किए थे और 7 विपरीत लक्षणों वाले वंशागत पर लगातार प्रयोग किए और 8 वर्षों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रख दिया और उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अफसोस की बात है कि इस सिद्धांत तथा निष्कर्षों को 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई।
हाँ, सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कॉस कोरेंस तथा ऑस्ट्रेलिया के सर मार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल ने के नियमों की पुष्टि की। उन्होंने मेंडल के प्रयोगों में अनेक निष्कर्ष निकाले, जिसके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों के रूप में दिया गया, और इन्हीं सिद्धांतों या निष्कर्षों के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैज्ञानिक है ह्यूगो डे व्रीज हैं, कॉस कोरेंस है, सर मार्क हैं, इन्होंने मेंडल के ही नियम को आगे बढ़ाया और उनको आनुवंशिकी का जनक माना गया। किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आप प्यारे बच्चों, आप ज़रूर इस कहानी स्टोरी को याद रखे रहेंगे। प्यारे बच्चों, अगला है मेंडल के मटर पर प्रयोग। मेंडल ने मटर पर प्रयोग करते हैं, और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 विपरीत लक्षणों को ध्यान में केंद्रित करते हुए कृत्रिम परागण तथा संकरण कराया था, पॉलिनेशन कराया था और प्रयोगशाला में। हाँ, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 विपरीत यानी 7 युग्म विकल्पी लक्षण हैं। ये देखिए लक्षण है, और इधर प्रभावी और अप्रभावी हैं लक्षण। तो लक्षण में बीज की आकृति, तो प्रभावी जो होते हैं वे गोल होते हैं, और अप्रभावी जो होते हैं झुर्रीदार होते हैं। ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यानी इन दोनों के बीच में संकरण कराकर अगर पौधा उगाया जाता है तो उसमें जो भी मटर के दाने आएंगे, मटर के बीज आएंगे, वो गोल वाले आएंगे। ये शो होगा और ये शो नहीं होगा। तो ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार बीज का रंग पीला और हरा, पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। पुष्प का रंग लाल और सफ़ेद, तीसरा ये लक्षण है। तो लाल वाला डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, और ये अप्रभावी होता है। इसी प्रकार फली का आकृति, फली ये फूली हुई है और ये थोड़ा पिचकी हुई है, तो ये प्रभावी है और यह अप्रभावी। इसी प्रकार फली का रंग देखेंगे तो हरा और पीला 2 रंग के होते हैं। हरा वाला प्रभावी होता है, पीला वाले अप्रभावी होते हैं। पुष्प की स्थिति, एक कक्षस्थ होता है, एक अग्रस्त होता है। कक्षस्थ का मतलब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ बीच से इसका फल आया है, और अग्रस्त का मतलब जो एकदम ऊपर टिप शीर्ष पर जाकर ये फल दिया है। तो इन दोनों में अंतर है। कक्षस्थ वाला प्रभावी होता है और अग्रस्त वाला जो होता है अप्रभावी होते हैं। इसी प्रकार पौधे की लंबाई, लंबा और मौना। तो लंबा पौधा प्रभावी होता है और मौना पौधा अप्रभावी होता है। प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे तो आगे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण क्या है। तो मेंडल की सफलता के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, उनकी कार्यविधि के कारण सफलता। उन्होंने बहुत ही अच्छा सक्सेस ड्यू टू द प्रोसीजर, उनकी मेथड्स बहुत अच्छी थी। मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। सिर्फ एक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके और बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेंडल ने 2, 3 या और अधिक पीढ़ियों तक अपना प्रयोग किए, और मेंडल ने प्रत्येक पीढ़ी का पूर्ण लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करते रहते थे। तो प्यारे बच्चों, और उन्होंने एक संकरण के लिए सदैव एक स्वस्थ पौधों को चुना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। बोर्ड में पूछता है कि मेंडल के सफलता के कारण क्या है, तो आप जी बिल्कुल इसे आप नोट करेंगे। देख रहे हैं ना, आप इसमें से कोई 2, 3 पॉइंट 4 पॉइंट कोई नोट कर सकते हैं। मटर के पौधे के चयन के कारण सफलता। हाँ प्यारे बच्चों, जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था। और उसके सब कैसे हुए, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, यानी 1 वर्ष के अंदर में ही या मुश्किल से 3 से 4 महीने, 3 महीने में ही ये फल वगैरह देकर और ये अपने लाइफ को समाप्त कर लेता है। अतः इनका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इनकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। और मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, और इनमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है, और इसमें कृत्रिम परागण द्वारा संकरण भी कराया जा सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूछाता है प्यारे बच्चों कि मेंडल के सफलता के कारण क्या है। तो आप बिल्कुल ये मेंडल के सफलता के कारण इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट लिख देंगे आप। हाँ, मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावलियाँ, कुछ शब्दावलियाँ हैं प्यारे बच्चों, टर्मोलॉजी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है जीन या कारक। हाँ प्यारे बच्चों, मेंडल ने जीन न कहकर उस समय कारक कहा करते थे। देखिए कारक
मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होता है। तो यानी सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों द्वारा होता है और आधुनिक आनुवंशिकी में इन्हीं कारकों को जीन कहा जाता है। तो क्या प्यारे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगला क्या है, जीन। जीन क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से एक जीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन क्या होता है। आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई है जो किसी लक्षण की वंशागत एवं उनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। तो प्यारे बच्चों, जीन डीएनए का एक क्रियात्मक खंड होता है जो किसी लक्षण की वंशागत और उसके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाँ, नोट में देखिए प्यारे बच्चों, नोट में यहाँ किया गया है कि मेंडल के समय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः वे अपने लेखों में मेंडल ने जीन की जगह पर कारक का प्रयोग किया था। प्यारे बच्चों, अगला टर्मोलॉजी है जिसको कहेंगे हम लोग युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी अथवा एलीलोमॉर्फ। विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर युग्म में एक गुणसूत्र पर कैपिटल आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल आर युग्म विकल्प उपस्थित होता है। अतः एक ही विपर्यासीय लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीव का युग्म को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी और विषम युग्मजी का मतलब प्यारे बच्चों मैं बताया भी था क्लास में कि अगर दोनों एलील यानी दोनों जीन कैपिटल वाई हों, जैसे कैपिटल आर हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम युग्मजी। कैपिटल वाई है तो सम युग्मजी। कैपिटल टी या स्मॉल टी जब दोनों समान होंगे तो इसमें युग्म विकल्पी कहते हैं, सम युग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी, जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी हो जाए प्यारे बच्चों, तो इसको विषम युग्मजी कहते हैं। एक कैपिटल टी और कैपिटल टी तो ये सम युग्मजी हो जाएंगे। स्मॉल टी प्यारे बच्चों, स्मॉल टी और स्मॉल टी ये सम युग्मजी और ये हो गया विषम युग्मजी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको समझ लिए होंगे। शुद्ध जाति किसको कहते हैं, ऐसे पौधे जो समान लक्षणों वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। इसमें लक्षणों के कारक अथवा जीन सम युग्मजी होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल है, तो इसको शुद्ध जाति कहेंगे। संकर किसको कहेंगे, संकर जाति किसको कहेंगे, जैसे कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। तो प्यारे बच्चों, इसका भी मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया है। ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न होते हैं वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं, है ना। इनमें लक्षणों के कारक अथवा जीन विषम युग्मजी होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगला है प्रभावी एवं अप्रभावी। युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे मटर का लंबापन। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों कैपिटल टी रहेगा तो भी लंबापन कहेंगे, और कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो भी लंबापन कहेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों प्रभावी कैपिटल टी है, कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। जैसे पुष्प का लाल रंग, तो ये लंबापन, पुष्प का लाल रंग, अभी मैंने आपको टेबल में यहाँ दिखाया था कि ये सब के सब प्यारे बच्चों, ये सब के सब प्रभावी लक्षण है। देखिए, ये सब के सब प्रभावी लक्षण है। तो इस तरीके से आप प्रभावी लक्षणों को भी याद रखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग का ये टॉपिक चल रहा था। अगला है कि हम लोग सीधे देखें लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप किसे कहते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण है, जैसे उनका आकार, उनकी आकृति, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है, जिसको बाहरी से देख लेते हैं कि ये पुष्प का रंग लाल है, तो ये सब क्या है, लक्षण प्रारूप, यानी इसी को जीनोटाइप कहते हैं, सॉरी इसी को फिनोटाइप कहते हैं। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप जो बाहरी लक्षण देखकर हम लोग आंक लेते हैं, है ना। हाँ, जैसे आकार है, आकृति है, रंग है एवं स्वभाव आदि को व्यक्त। इनमें समान लक्षण व प्रारूप वाले जीवों को जीनी संरचना कहते हैं, जो इंटरनली होते हैं प्यारे बच्चों, इंटरनली। जैसे जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है। तो ये इंटरनली, अगर ये कैपिटल टी है तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि ये बड़े मटर यानी एक लंबे मटर के पौधा है। तो ये है आपका फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। जीनोटाइप इंटरनल होते हैं। एक संकर एवं संकरण।
देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड में, एक संकर एवं संकरण क्या होता है? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संकर एवं संकरण क्या होता है। देखिए, तो जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले संतान को संकर कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों को क्रॉस कराने पर संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं, तो इसको संकरण कहते हैं। संकर और संकर, एक संकर संकरण। प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय में केवल एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और इसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण। द्विसंकर संकरण किसको कहते हैं? जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल एवं पीले बीज वाले पौधे का हरे एवं झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य, तो इसमें एक लक्षण लिया जाता है और इसमें दो लक्षण को ध्यान में रखकर दो पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो इसे द्विसंकरण और इसे एक संकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस क्या होता है? तो प्रथम पीढ़ी संतान में प्राप्त संतानें और उनकी किसी भी जनक के बीच में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज यानी टेस्ट बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी। प्यारे बच्चों, इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कैपिटल जैसे कि यहाँ पे एक संकरण देखिए प्यारे बच्चों, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे आप गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बनेगा। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा? इससे और इससे एक प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पहली संतान क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी प्रकार इससे कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी और इसी प्रकार इससे कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी। अब ये प्रथम पीढ़ी की संतान है, जो संकर लंबे है और इनका संकरण है ना, या फोन का संकरण किसी से करा दे, चाहे इससे करा दें संकरण और चाहे इससे संकरण करा दे, इसी को कहते हैं हम प्यारे बच्चों बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जीन के साथ कराया जाता है, तो इसमें प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो इनमें किसका कराना है? F1 पीढ़ी को किससे करा देना है? इसमें अप्रभावी जीन के साथ, यानी ये अप्रभावी है, तो F1 पीढ़ी के किसी भी पौधे का क्रॉस अप्रभावी से करा देंगे तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण जब F1 पीढ़ी के संतानों का जनकों के किसी से करा देंगे तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस किससे कराएंगे? तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी जीन से कराएंगे, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी किसको कहते हैं? पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने से प्राप्त पीढ़ी प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 कहलाती है। F2 किसको कहते हैं? प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त जीवों के स्वपरागण से प्राप्त पीढ़ी द्वितीयक संतानीय पीढ़ी यानी F2 कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसको मैं समझाया हूँ क्लास में और ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं। आगे देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। प्यारे बच्चों, मेंडल ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट को वैज्ञानिक यानी विज्ञान के सिद्धांतों पर अप्लाई करके नियम को प्रस्तुत किया था, उसे हम मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला नियम, प्रभाविता का नियम। प्यारे बच्चों, प्रभाविता का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी यानी इसके अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को मेंडल के एक संकर संकरण के प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, यह एक संकर संकरण है और मैं यहाँ आगे समझा रहा हूँ। आगे पेज पर है, देखिए यहाँ पर
प्यारे बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि ये शुद्ध लंबा पौधा है। प्यारे बच्चों ये शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, और ये शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी। ये F1 यानी P1 पीढ़ी है, यानी ये पेरेंट से इसलिए पी लिया गया है। इनके गैमिट्स बनेंगे, तो गैमिट्स जब भी बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन बनते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसको युग्मक कहते हैं, और इसका भी युग्मक बनेगा। तो मान लेते एक मेल पौधा है और एक फीमेल पौधा है, तो दोनों के गैमेट बन गए। तो हम यहाँ पर चक्रबोर्ड के माध्यम से इसका देख लेंगे कि ये दोनों को कैपिटल टी यहाँ ले लिया गया है और दोनों स्मॉल टी को हम यहाँ ले गया। अब गुणा कर देंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ। यानी ये सभी लंबे पौधे हो गए, संकर लंबे, क्योंकि इसमें दोनों के जीन मिल गए हैं। इसको F1 पीढ़ी कहेंगे, प्रथम संतानी पीढ़ी। फिर इनमें सभी में स्वपरागण कराएंगे, इसको P2 कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सब एक जैसे हैं, तो इसी में से एक मेल और एक फीमेल ले लेंगे और इनमें स्वपरागण करा देंगे और इसका गैमेट बना देंगे। फिर यहाँ देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बन गए। फिर इसका फिर चक्रबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर हम यहाँ दिखा देंगे कि कैपिटल टी देखिए प्यारे बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा और इस कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा, स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा। तो दोनों कैपिटल टी रहेगा तो शुद्ध लंबा पौधा। अगर एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो इसको संकर लंबे कहेंगे, और दोनों स्मॉल टी हो जाएगा तो इसको शुद्ध बौना कहेंगे, इसको F2 पीढ़ी कहेंगे। हाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर ज़रूर पूछेगा कि यहाँ पर फिनोटाइप पूछ सकता है, यानी देखने में लंबे कितने पौधे हैं। तो 1 2 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है। तो देखने में 3 लंबे और एक बौने हैं, तो इसको हम फिनोटाइप कहेंगे, लक्षण प्रारूपिक अनुपात जो बाहर से दिखाई देता है। लेकिन जीन प्रारूपिक अनुपात, जीन के कितने टाइप, एक टाइप का जीन ये अलग दिख रहा है और ये दोनों ही एक जैसे हैं और ये अलग है। तो 1 संबंधे 2 संबंधे और 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यानी यानी कैपिटल टी के 1 जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 जीन हैं और स्मॉल टी के 1 जीन है। तो प्यारे बच्चों इसी अनुपात को कहते हैं 1 संबंधे 2 संबंधे 1 और इसको कहते हैं जीन प्रारूपिक अनुपात। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा सबसे छोटा सा वीडियो रहा और आप इसे ज़रूर देखते रहें, पढ़ते रहें। प्यारे बच्चों आप आगे बढ़ें, और इसके बाद अगले हम वीडियो में मेंडल के 2 और नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अभिहोन का नियम है। ज़रूर मैं अगले वीडियो में मैं प्यारे बच्चों जल्द देकर मैं फिर अपने टॉपिक्स पर चलूँगा जल्दी से जल्दी।